हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइंस की जान। और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेल का एक और पार्ट। जी हाँ, बिल्कुल एक और पार्ट जिसका नाम है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस। तो आज सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये न्यूक्लियस सेल के किस जगह मौजूद होता है। आपने तो सुना होगा कि, हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना होगा कि ये न्यूक्लियस जो है इसको सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। लेकिन आइए जरा पहले इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर को जरा इसकी समझ के उसके बाद इसकी फंक्शन की तरफ जाते हैं कि इसके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले ये सेल के किस जगह पे मौजूद होता है, आइए पढ़ते हैं। तो जी, ये एनिमल सेल मैंने बनाया हुआ है। आपको पता है एनिमल का सेल राउंड होता है। तो एनिमल का जो सेल है उसके सेंटर में जो आपको ये नजर आ रहा है, जो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, यानी खुलिए का मरकज। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियस की पे अगर आप गौर करें तो ये एनिमल सेल के सेंटर में मौजूद है और प्लांट सेल के साइड पे मौजूद है। ये क्या वजह है कि प्लांट सेल के सेंटर में नहीं है, एनिमल सेल के सेंटर में मौजूद है? जी बिल्कुल, इसमें जो प्लांट सेल है इसमें बड़ा वैक्यूल होने की वजह से उस वैक्यूल ने इसको साइड पे कर लिया है। ये रहा आपका न्यूक्लियस इन अ प्लांट सेल एंड दैट इज इन द एनिमल सेल के सेंटर में मौजूद होता है। तो आज अगर हम इस प्लांट सेल के या इस न्यूक्लियस को पढ़ें तो हमें सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो सबसे पहले इसकी जो स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेन है। जी हाँ, यानी ये क्या है, इसके दो तरफ से पर्दे मौजूद हैं। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जी हाँ, और अगर हम इसमें अंदर देखें तो बिल्कुल इसके अंदर एक क्या होता है, एक जेली नुमा चीज होती है। आप खाते हैं ना दुकानों पे जेली, इस तरह की एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, जी ये वही सेम है जो सेल के अंदर पूरे सेल जो है आपका भरा होता है, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। बट अगर ये न्यूक्लियस के अंदर हो तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसकी कंपोजिशन तकरीबन सेम होती है। अच्छा जी, अब इस न्यूक्लियस के अंदर आपको एक छोटे छोटे धागे यानी बारीक बारीक धागे नजर आ रहे होंगे। ये आप धागे देख रहे हैं, बारीक बारीक धागे, जो बिल्कुल ही बारीक धागे होते हैं और ये हमें अपनी आंख से नजर नहीं आते। अच्छा, इन धागों को जब ये छोटे छोटे बारीक बारीक होते हैं तो इन धागों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? इनको हम कहते हैं, बताइए जरा, इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। यस, क्या कहते हैं इनको? क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, इनको क्या कहते हैं? ये जो धागे होते हैं इनको कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। और जब ये धागे, अच्छा इसके साथ साथ इसके आपने यहाँ पे एक बहुत डार्क स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, डार्क, बहुत कलर, तेज कलर का एक स्ट्रक्चर नजर आता है। जी हाँ, इसको हम, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस। और ये आपके धागे धागे जो हैं इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। तो अब इसको थोड़ा हम आगे की तरफ चलते हैं। जब हमारा जो सेल है वो क्या करता है, सेल डिवीजन का प्रोसेस जब होता है, सेल डिवीजन का मतलब है
जब एक सेल क्या करता है, 2 सेल में या 4 सेल में तकसीम हो जाता है। मतलब एक सेल से या तो 2 सेल बनते हैं या कितने बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। तो क्या होता है जी, बिल्कुल, ये जो आपके बारीक बारीक जो धागे हैं जिनको हम क्रोमैटिन मटेरियल कह रहे थे, अब वो क्या हो जाएंगे, अब वो क्वाइल होने शुरू हो जाएंगे। धागे जो हैं वो लिपटने शुरू हो जाएंगे और ये इतना क्वाइल होंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह की शिकल बनाएंगे। तब हम इनको क्या नाम देंगे, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, हम इनको नाम देंगे क्रोमोसोम्स। क्या नाम देंगे इनको, क्रोमोसोम्स। तो मैं लिख देता हूं इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। इनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो आइए अब जरा क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर को देखें। लेकिन इससे पहले आपके जहनों में यह सवाल आ रहा होगा कि ये सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन आपने देखा होगा, जब एक बच्चा पैदा होता है या एक पौधा छोटा सा होता है या कोई एनिमल का जो ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा होता है वो छोटा सा होता है, कुछ साल बाद उसके कद, उसका हाइट बढ़ने लगता है। तो ये क्यों होता है, तो इसका जो जवाब है वो ये है कि एक सेल जो है वो डिवाइड होता रहता है, एक सेल से दूसरे सेल बनते हैं तो वो हेल्दी होने शुरू हो जाता है, उसका हाइट बढ़ने शुरू हो जाता है। तो ये टोटल सेल डिवीजन का एक प्रोसेस जो कि नेचुरली हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें होता है। ठीक है, तो आमतौर पर जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें इस तरह का ये प्रोसेस होता रहता है। ठीक है जी, अब हम जब आते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, तो ये जो स्ट्रक्चर बना क्रोमैटिन मटेरियल, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में तो क्या हो जाता है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो धागेनुमा स्ट्रक्चर हैं, ये सुपर कॉइल होना शुरू हो जाते हैं, ये लिपटने शुरू हो जाते हैं। जब ये लिपटते हैं तो क्या बनता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, एक ऐसा शक्ल बन जाता है जो हमें अपने आंख से, जो माइक्रोस्कोप से भी हमें नजर आ सकता है। दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो इसका इस तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब इस क्रोमोसोम्स में अगर हम देखें तो क्रोमोसोम्स का जो सेंटर है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, सेंट्रोमेयर। ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। अब ये सेंट्रोमेयर जो होता है इसमें एक खास किस्म का प्रोटीन होता है। जी हाँ, इसमें एक खास किस्म का प्रोटीन होता है जहां पे ये किसी भी स्पिंडल फाइबर को, ये भी सेल डिवीजन का एक टॉपिक है, जब स्पिंडल फाइबर को अटैच कर सकता है। इस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर प्रोटीन, जहां पे स्पिंडल फाइबर इस जगह पे अटैच हो। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो क्या है, दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रोमेयर। और इसको सेंट्रोमेयर क्यों कहते हैं, बिकॉज ये जो दो पार्ट होते हैं क्रोमोसोम्स के, दैट इज, ये जो एक इसका जो हिस्सा होता है क्रोमोसोम्स का, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड। क्या कहते हैं, क्रोमैटिड। इसको हम क्रोमैटिड कहते हैं। आप इसको क्या कह सकते हो, आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के बाजू, आप इसको बाजू भी कह सकते हैं। यानी आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स जो हैं इनको हम क्रोमैटिड कहते हैं। अगर ये क्रोमैटिड एक तरफ वाले जो दोनों क्रोमैटिड है, उन दोनों को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। इन दोनों को क्या कहेंगे, इन दोनों को कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। और जहां पे ये क्रोमैटिड अटैच होते हैं, जहां पे ये क्रोमैटिड एक सेंटर पे अटैच होते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। तो ये जो क्रोमोसोम होता है ये क्या होता है, ये बेसिस ऑफ हेरिडिटी होता है। जी हाँ, क्रोमोसोम क्या है, बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इसके जरिए ये जो सारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे, हम ये जो हम चीज़ें पढ़ेंगे इसके बाद, ये सब बेसिस ऑफ हेरिडिटी के अंदर आते हैं। यानी ये मौरूसियत की बुनियादी इकाई तो नहीं है, लेकिन ये मौरूसियत की इकाई है, क्योंकि इनकी वजह से जो आपकी मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, वो क्या हो जाती है, बच्चों से, सॉरी, जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। तो ये ज़रिया होता है उनका क्रोमोसोम, इसलिए हम इनको कहते हैं ये मौरूसियत की
इकाई है। अच्छा जी, इसका मैंने आपको फंक्शन बता दिया और इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया। तो अब हम आगे चलेंगे। आपने इस क्रोमोसोम को ज़रा, अगर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर और डीप चले जाएं, आपको ये लाइनें ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही होंगी। ये जो ब्लैक ब्लैक आपकी लाइनें आपको ये नज़र आ रही हैं, अगर इन लाइनों को हम निकाल दें, ये कौन से धागे हैं? ये वही धागे हैं जो सुपर क्वाइल होके जिन्होंने इस तरह की एक शक्ल बनाई है। इस तरह की क्या बनाई है? शक्ल बनाई, सुपर क्वाइल होके। अगर हम इस धागे को ज़रा माइक्रोस्कोप से और करीब से देखें तो हमें पता चला कि ये तो डबल धागा है, ये कोई सिंगल धागा नहीं है जिसने लिपट लिपट के इतना लिपटे हैं जिसको आमतौर पे हम कहते हैं क्वाइल नहीं कहते, इसको कहते हैं सुपर क्वाइल। अगर हम इसको अनक्वाइल कर दें, इसको हम जरा देखें करीब से, तो हमें पता चलता है कि ये तो डबल धागा है। और ये धागा इतना, अगर हम इसको खोलेंगे, इतना बड़ा है कि ये आसमान तक चला जाएगा और फिर वापस लगाए आ जाएगा और पता नहीं कितने चक्कर ज़मीन से आसमान तक लगा सकता है। तो ये इतने बड़े धागे होते हैं। तो ये डबल स्ट्रक्चर है। इसका पता चला कि ये तो दो पट्टियां हैं इसकी, इस धागे में तो सिंगल धागा नहीं है, ये डबल धागा है। तो इस डबल धागे को हम क्या कहेंगे? जी हाँ, इस डबल धागे को हम कहेंगे दिस इज द डीएनए। क्या कहेंगे हम? दिस इज डीएनए। ये डीएनए है। आपने नाम सुना होगा डीएनए का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। और ये भी क्या है? ये भी मॉरिशियस की इकाई इसको कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका भी यही फंक्शन है कि ये भी मॉरिशियस की इकाई है। बुनियादी इकाई नहीं है, बट it is the unit of heredity. It is not a basic unit of heredity. It is the unit of the heredity. ये डीएनए है। उस पे हम डिटेल से एक और वीडियो में आपको बताऊंगा कि डीएनए जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में। अच्छा, उसके बाद ये जो डीएनए है, अगर हम इसको, डीएनए हमें नजर आया और हमने फिर इसको जरा गौर से देखा तो हमें पता चला कि ये जो क्रोमोसोम है, ये जस्ट डीएनए जो है उसमें नहीं है, बल्कि ये जो डीएनए है ये एक 4 प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ है। एक खास फासले तक ये जो डीएनए है ये 4 प्रोटीन के ऊपर लिपटा है। फिर ये इसको फिर और खोला हमने, जब इसको और खोला तो एक 4 और प्रोटीन थे उस पे लिपटा हुआ था, और इसको हमने खोला तो पता चला और कोई 4 प्रोटीन्स हैं। और ये कोई प्रोटीन कौन से हैं? यस, ये हिस्टोन प्रोटीन है। कौन से प्रोटीन है? ये हिस्टोन प्रोटीन है। तो हमें पता चला कि जो क्रोमोसोम है वो दरअसल किस चीज से मिलके बना हुआ है? वो बना हुआ है दैट इज डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? क्रोमोसोम्स बनेगा। ठीक है, अब अगर हम आगे चलें तो ये क्या हो गया? दैट इज डीएनए, आपको मैंने बता दिया। तो आपको पता चला ये जो टुकड़ा है ये क्या है? दैट इज डीएनए। ये भी क्या है? ये डीएनए है। ये क्या है? ये हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन कितने हैं? ये प्रोटीन 4 प्रोटीन है हिस्टोन के। अब अगर हम फर्दर जरा देखें तो इस क्रोमोसोम्स के अंदर जितना डीएनए मौजूद है, इसके कुछ खास टुकड़े मौजूद हैं। अगर इसमें एक खास सीक्वेंस मौजूद है, अगर हम थोड़ा सा डीएनए को डिटेल में जरा खोल के, यहाँ पे मुझे डीएनए को जरा खोलना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। तो डीएनए के अंदर 3 चीजें होती हैं। डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें एक राइबोज शुगर होता है। क्या होता है? राइबोज शुगर होता है। लेकिन कौन सा राइबोज शुगर होता है? डीऑक्सी होता है। यानी उस पे क्या हो जाता है? ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर नंबर 1। नंबर 2 इसमें क्या होते हैं? नंबर 2 इसमें चीज जो होती है दैट इज नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। क्या होता है? GENOUS, नाइट्रोजीनियस बेस। और थर्ड चीज जो इसके अंदर होती है वो होती है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड होता है इसके अंदर। तो इन 3 चीजों पे
ये आपका डीएनए बनता है। इसमें मैं आप डिटेल पे डीएनए पे वीडियो बनाऊंगा अकेले, जो कि डीएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि कोई भी एक खास टुकड़ा डीएनए का, जिसमें एक खास क्या होती है, सीरीज होती है नाइट्रोजीनियस बेस की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कोई खास टुकड़ा यहां से बना लेता हूं, तो ये खास टुकड़ा जो है, अगर इसके ऊपर कोई सीरीज मौजूद है, किसकी, नाइट्रोजीनियस बेस की एक खास सीरीज मौजूद है, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस सीरीज। जाहिर सी बात, इस पूरे डीएनए के ऊपर नाइट्रोजीनियस बेसिस तो मौजूद होंगे। तो एक खास टुकड़ा डीएनए का जिसपे एक खास नाइट्रोजीनियस बेस। अभी नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या होते हैं? नाइट्रोजीनियस बेस जो होता है, ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है और ये बेसिक होते हैं, एसिडिक नहीं होते, बेसिक इन नेचर होते हैं। और ये इस पे नाइट्रोजन होता है इसमें, जिसमें डीएनए के अंदर कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 एडेनिन होता है, दूसरा ग्वानिन होता है, तीसरा साइटोसिन होता है। तो ये बेस जो होते हैं इस डीएनए पे इस तरह आपस में पड़े होते हैं, आपस में इनका बॉन्ड बना होता है। तो डीएनए का एक खास टुकड़ा अगर हम यहां से ले लें, इस खास टुकड़े को हम क्या कहेंगे? यस, इसको हम जीन कहेंगे। दैट इज कॉल्ड एज जीन। तो जीन क्या है? जीन भी, क्रोमोसोम भी क्या है? क्रोमोसोम भी मौरूसियत की इकाई है। इसी तरह डीएनए भी मौरूसियत की इकाई है। लाइक इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये बस द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन। अब इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन को क्यों कहते हैं? इनको क्यों नहीं कहा जाता? क्रोमोसोम्स को हम बेसिक यूनिट क्यों नहीं कहते? डीएनए को हम बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्यों नहीं कहते? इस जीन को बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्यों कहते हैं? बिकॉज कि ये जो क्रोमोसोम है, ये बना किससे हुआ है? ये जीन से बना हुआ है। ये बेसिक है, ये सबसे छोटा है, सबसे बेस है। क्रोमोसोम का बेस कौन बना रहा है? ये जीन बना रहा है। इसलिए हम इसको कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब इसको हम हेरिडिटी क्यों कहते हैं भाई? हेरिडिटी, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। असल में हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी का मतलब होता है कि जब कोई इंफॉर्मेशन वालिदैन से उसके बच्चों से में मुंतकिल होती है, हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से एक पार्ट इसका मिटा दूँ, ये पार्ट मैं मिटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे आपको पता है कोई भी ऑफस्प्रिंग किस तरह बनता है, आपको पता होगा कि एक सेल जो होता है दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म। इसको हम स्पर्म कहते हैं, स्पर्म सेल। और एक जो है जिसको हम कहते हैं एग सेल, EEG, एग सेल। एक स्पर्म सेल होता है, एक एग सेल होता है। यानी इन दोनों को हम गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? गैमेट कहते हैं। तो जब ये दोनों सेल, इसमें जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो क्या होती है? वो भी n होती है। इसमें भी क्रोमोसोम की तादाद n होती है। n का मतलब क्या है? मतलब हाफ क्रोमोसोम होते हैं हर एक सेल के अंदर। लाइक कोई भी अगर कैट हो, डॉग हो, इन तमाम सेलों के अंदर इनकी एक स्पेसिफिक तादाद होती है क्रोमोसोम की। अगर मैं इंसानों की बात करूं तो इंसानों में क्रोमोसोम की तादाद होती है 46। तो इस तरह अगर एक दूसरा प्लांट है, कोई आपका मटर है, मटर के अंदर इस किसी में 100 हो सकते हैं क्रोमोसोम। तो अलग अलग हैं, स्पेसिफिक तादाद सबके सेलों में मौजूद होती है। अब यहाँ पे जो स्पर्म है दैट कम, ये कहाँ से आता है? स्पर्म ये मेल से आता है। एग कहाँ से आता है? ये फीमेल से आता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? क्या बनता है भाई? ये जब दोनों आपस में मिलके एक बनता है जायगोट। जायगोट क्या होता है? एक कंप्लीट सेल होता है जिसमें 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं। 23 कहाँ से आते हैं? दैट इज फ्रॉम मेल। एंड 23 कहाँ से आते हैं? दैट्स फ्रॉम द फीमेल। तो ये कितना एक जायगोट बन जाता है। अब ये जो जायगोट होता है, इस जायगोट के अंदर आपने देखा होगा जीन। यस, ये जो क्रोमोसोम है नंबर 1, यहां से एक क्रोमोसोम आता है फ्रॉम द मेल और एक क्रोमोसोम आता है फ्रॉम द फीमेल। इस तरह एक सेल के अंदर जोड़े जोड़े बन जाते हैं जिसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो कितने जोड़े बनेंगे? यस, एक आता है मेल से, दूसरा उसका सेम क्रोमोसोम आता है फ्रॉम द फीमेल से। तो ये क्या बन जाता है? ये एक जोड़ा बन गया। इसी तरीके से ये दूसरा जोड़ा बन गया
इस तरह कितने जोड़े बनेंगे? 23 जोड़े बनेंगे। और जब ये 23 जोड़े बन जाएंगे तो फिर एक अगला प्रोसेस होता है जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। फॉर एग्जांपल 23 जोड़े हैं तो किसी भी एक जोड़े की मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये जो क्रोमोसोम है फ्रॉम द मेल है और ये क्रोमोसोम फ्रॉम द फीमेल है, ये क्रॉस ओवर होंगे। क्रॉस ओवर कैसे होंगे? ये एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे? क्रॉस ओवर हो जाएंगे। देखो ऐसे अटैच हो जाएंगे एक दूसरे पे। जब ये क्रॉसिंग ओवर होंगे तब इसका जो एक खास टुकड़ा होगा ये क्या करेगा? क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर में एक खास टुकड़ा या तो फ्रॉम फीमेल का जो जीन होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे या मेल के जीन एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ अगर मेल की आंखें नीली हैं, अगर मेल का ये आंखों वाला जोड़ा है, अगर मेल की आंखें नीली हैं तो इसका मतलब मेल वाला जो जीन है वो एक्टिवेट हो गया, डीएनए का जो टुकड़ा है वो एक्टिवेट हो गया। तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसकी आंखें भी क्या होंगी? नीली होंगी। ठीक है। अगर फीमेल का जो है एक्टिवेट हो जाता है, फीमेल के कान के जो लू है वो अगर बिल्कुल मिले हुए हैं तो क्या होगा? जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके कान के लू भी क्या होते हैं? वो भी जुड़े हुए होंगे। तो इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी किसे कहते हैं? मतलब वालिदैन से जो इंफॉर्मेशन थी, उनकी आंखों का कलर हो सकता है, उनके लू हो सकते हैं, उनका बालों का कलर हो सकता है, उनके स्किन का कलर हो सकता है, उनके बाल घुंघराले हो सकते हैं, या उनकी और तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो उसकी ऑफस्प्रिंग में क्या चले जाए, ट्रांसफर हो जाए, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। और ये हेरिडिटी कौन करता है? ये हेरिडिटी करने वाले तो ये है, क्रोमोसोम भी है, डीएनए भी है, लेकिन बेसिक यूनिट कौन सा है? जो बेस है, सबसे छोटा है बेस। क्रोमोसोम का सबसे छोटा यूनिट क्या है? दैट इज जीन। जीन जो है वो सबसे छोटा यूनिट है। तो जीन जो है इसलिए हम उसको कहते हैं कि जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे जरा आ जाते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर हम बात करें। ये तो हमारा मुकम्मल हो गया इसके बारे में। अब फंक्शन भी मैंने आपको बता दिए इसके, जीन और सबके। अब इसमें आपको जरा मैं आपको बता दूं कि ये न्यूक्लियस क्या होता है। ये न्यूक्लियस जो होता है ये आपके न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स इसमें बनते हैं। दिस इज इसको हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम्स को बनाता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इसका अपना डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल डीएनए। अच्छा, ये राइबोसोमल डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेट होके आरएनए बनाता है जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। मैं लिख देता हूं। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले इसका जो अपना होता है, इसमें जो अपना होता है वो क्या होता है? इसमें राइबोसोमल डीएनए होता है। इसको अगर मैं मिटा दूं थोड़ा सा, इसमें क्या होता है? राइबोसोमल डीएनए मौजूद होता है। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? इसके अंदर प्रोटीन्स पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं? इसके प्रोटीन्स पड़े होते हैं। अब जब राइबोसोमल डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेट होके आरएनए बनाता है। क्या बनाता है? राइबोसोमल आरएनए बनाता है। तो ये आरएनए और प्रोटीन आपस में मिलके क्या बनाते हैं? राइबोसोम्स बनाते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या है? वो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम है। यहाँ पर राइबोसोम्स जनरेट होते हैं, बनते हैं। उम्मीद है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम न्यूक्लियस और न्यूक्लियस कहते हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ और जहाँ भी आपके स्टूडेंट्स वगैरह उनके साथ शेयर कीजिए। और अगली वीडियो के लिए, मेरे अगले टॉपिक के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मैं जल्द ही आपके लिए एक अगली वीडियो बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।